नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। जैसे कि बच्चों हमने अभी भाग 1 और भाग 2 में संस्कृति का स्वरूप अध्याय समझने का प्रयास किया था जो अधूरा था। अब भाग 3 में संस्कृति का स्वरूप अध्याय का शेष भाग जो रह गया था उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो आप अपनी कॉपी किताब खोल लें और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करते जाएं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि संस्कृति की हमको साधना करना आवश्यक है, ठीक है। यह क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो इसकी साधना करना आवश्यक है। इसके विकास के प्रयास में हम क्या करेंगे, अब अगले गद्यांश में समझेंगे। भारतीय राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ, इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। लेखक कहना चाहते हैं कि इस स्वतंत्र भारत में हमको अपने जीवन को ढालने का अवसर मिला है, विकास का अवसर मिला है, पर यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए हमको परिश्रम करना होगा, प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यदि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है, वृद्धि करना है, संवर्धन यानी वृद्धि करना है, तो हमें संस्कृति की साधना करनी होगी। संस्कृति का अनुसरण करना होगा। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है और उसमें उसका अनुसरण करने के लिए विवेक का भी हमें साथ लेना होगा। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं और एक अकेले से नहीं होगा, सभी को इस प्रयत्न में लगना पड़ेगा। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि संस्कृति की धारा प्राचीन है, ये बहुत साल पहले से बहती हुई आ रही है। हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु उसके प्राणवत यानी उसके आदर्शों को ही हमें अपनाना है और आगे बढ़ाना है। उसका जो जड़ भाग है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वो गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमारे विकास में वो बाधा उत्पन्न कर सकती है। जड़ भाग यानी उसका जो रूढ़ियाँ हैं, जो उसमें बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उन्हें हमें त्यागना होगा, क्योंकि उनसे हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है वह समझ लो उसे वरदान प्राप्त है। व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन ढलने लगता है। इसलिए चरेवती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती है तभी तक प्रगति उन्नति होती है, अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुंध जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा न हो हमारा मन का परकोटा खींचकर आत्महनन की साध करने लगे। लेखक कह रहे हैं कि इसलिए हमको निरंतर चलते रहना चाहिए और जो राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, वही राष्ट्र विकास भी करते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि पूर्व और नूतन का तो संस्कृति का जन्म कहाँ होता है और कैसे होता है। तो पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मतलब प्राचीन और नवीन विचारधारा का जहाँ मेल होता है और उसके आदर्श जहाँ मिलते हैं वही उच्च आदर्श को जन्म भी देते हैं, ठीक है, वहीं उच्च संस्कृति का जन्म होता है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं, यही अमर सत्य है।
ये बात सत्य है कि नए और पुराने ऋषि जो ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं, जो बुद्धि से काम लेते हैं, वही नई उच्च संस्कृति को जन्म दे पाते हैं। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं। बुद्धिमान दोनों कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। लेखक का कहना है कि जो नया है तो वो अच्छा नहीं है और जो पुराना है इसलिए अच्छा है, ऐसा कहना उचित नहीं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको परख कर देखते हैं और जो उसमें सही होता है उसको अपनाते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ यानी मूर्ख, वे जिनके पास बुद्धि की कमी होती है, टोटा यानी कमी होती है, वे होने के कारण दूसरों के भुलावे में आ जाते हैं, दूसरों के कहने में आते हैं और उन जैसा वे करते हैं वैसे ही उनकी नकल करने में लगे रहते हैं। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन ने कहा, कुछ इस प्रकार उद्गार प्रकट किए कि जो पुरातन काल था वह मर चुका, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह मृत हो जाएगा। यह कहना भी गलत है। जो पुराना है वो मर चुका और आज का व्यक्ति यदि उसको पकड़ के बैठेगा तो वो भी मर जाएगा, तो ये भी गलत है। पुराने समय के जो विचार हैं वे अनेक प्रकार के हैं। तो जो पुराने विचार हैं वो अनेक प्रकार के हैं, उनमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनको पकड़ो, जो बुरे हैं उनको छोड़ो। ऐसा कौन है जो बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा किए मन को उधर जाने देगा? ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना सोचे समझे पुरानी विचारधारा पर ही चलेगा। जो स्वयं विचार करने में आलसी हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। सही निश्चय करने की बुद्धि है जिनमें वे प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जिनमें बुद्धि है वो कभी ऐसा नहीं करते, वे सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सोच स्पष्ट होती है। जो ये सोचता है कि पहले आचार्य या पूर्वज जो कह गए हैं सब सच्चा है, तो वो भी गलत है। मेरी बुद्धि टुटपुंजिया है, टुटपुंजिया यानी निम्न कोटि की है, तो वह भी गलत है। बाबा वाक्यम प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला व्यक्ति तो अपने केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है, यानी वह अपनी आत्महनन का यानी वह स्वयं को मारता है, स्वयं को खत्म करता हुआ चलता है। ठीक है, तो ये संस्कृति का जन्म ऐसे हुआ और मनुष्य के चरित्र मनुष्य कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए। संस्कृति को जन्म मनुष्य ने दिया है। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह है, जिनका अंत नहीं। तो बुद्धि और आलसी व्यक्ति यदि हाथ में पतवार लेते हैं तो वो कभी भी अच्छे चरित्र को समझ नहीं सकते। जिस प्रकार हम अपने मत को अच्छा समझते हैं वैसे दूसरों की भी मत हो सकते हैं। इसलिए हमें दोनों की बात को परीक्षा की कसौटी दोनों बात को दुराग्रह छोड़कर, बहस छोड़ कर के परीक्षा की कसौटी में कसकर देखना चाहिए और फिर उस सही बात को या सही मार्ग को अपनाना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भारमुक्त जीवन की सूचना देते हैं। तो गुप्तकालीन संस्कृति के जो लोग थे वो प्रगति, उत्साह, नवीन, संशोधन, भारमुक्त जीवन को उन्होंने भारमुक्त जीवन और मन को उन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब गुप्तकालीन संस्कृति काफ़ी विकसित हुई। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। तो अब आधुनिक जीवन में भी हमको गुप्तकालीन संस्कृति जैसी ही अपनी सकारात्मक सोच रखना होगा। ठीक है, जिन्हें
कुषाण युग के आरंभ में मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषि उन आदर्श चरित्र को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया। ठीक हमें भी इसी तरह जो हमारे पूर्वजों ने नहीं कर पाए वो हमें पूरा करना है। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। लेखक का कहना है कि प्राचीन और नवीन विचारधारा के संघर्ष में सुलझा हुआ रास्ता हम अपनाएं और साहसपूर्ण उसे स्वीकार करें और उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। यदि ऐसा करते हैं तो हमारी प्रगति होती है, हमारा विकास होता है। नहीं तो ये जो भूतकाल कंठ में पड़े ये जो भूतकाल है वो हमारे विकास में बाधा बनता है। भारतवर्ष जैसे देश के लिए और भी आवश्यक है, भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश थोड़ा संकुचित विचारधारा वाला देश है। भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी संस्कृति को अंगना मानने लगे तो उसे भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठना है और नित्य अर्थ को, सही अर्थ को ग्रहण करना है और आत्मा को पुष्ट करना है और फिर स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना है। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब वह मनुष्य किसी कार्य को करता है तो वह दोषों से बच जाता है, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है और जो आलसी होता है वो सिर्फ विचारों में ही फंसा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता, उसे नहीं पता चलता सही क्या है और बुरा क्या है और किसी नई पद्धति को जन्म नहीं दे पाता। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। तो जो भूतकाल क्या है, हमारे लिए खाद का काम करता है। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में, उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तो हम भविष्य का विरोध ना करें और दोनों को समझें, फिर आगे बढ़ें। तब नए और पुराने के बीच में खाई बन जाती है। यदि हम भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं तो बीच में खाई बन जाती है और संघर्ष पैदा हो जाता है। समाज में दो प्रकार की विचारधारा फैल जाती हैं, संघर्ष को जन्म देती हैं। हमें अपने भूतकाल साहित्य में आत्मत्याग और मानव सेवा के आदर्श को ग्रहण करना होगा। अपनी कला में से आध्यात्म भाव को, प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान को के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उसी दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल और अपने उच्चाशयों वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उनका सार ग्रहण करना होगा। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। रूढ़ियों रुचि भेद से भिन्न होती हैं, वो और होती रहेंगी। तो रूढ़ियाँ किसी को पसंद नहीं होती, उनको छोड़ना चाहिए। धर्म का मथासार है प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ होता है। साहित्य, कला, दर्शन, धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। कहने का मतलब यही है कि नए और पुराने विचारधाराओं को कसौटी में कसकर देखें, जो हमारे समाज के लिए फलदायी है, हितकारी है, उन्हें अपनाएं और उनका विकास आगे की ओर करें। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको कुछ दुविधा होगी, कुछ समझ में ना आया हो तो फ़ोन करके मुझसे अपने दुविधाओं के उत्तर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब बच्चों मैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को आपको फोटोग्राफ के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।